हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो वैकेंसी निकली है उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन जो कि 7/12/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसका न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 10.5 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सिलेंडर इज। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है सर्कुलर सिलेंडर का? 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्या इसका फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πRH, जिसमें से हमें रेडियस दे रखा है कितना? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें एरिया क्या आ गया? ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर दे रखा है 10.5 इंटू एच। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? ये कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 1320 और ये किसके बराबर है? 1320 के बराबर। तो h की वैल्यू क्या आ गई? h आ गया 1320 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो h क्या आ गया? ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो पॉइंट को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे एक और जीरो जोड़ देते हैं इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 15। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 4, 4 0 और ये आ गया आपका 20। तो h की वैल्यू क्या आ गई? h की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है? 22/7। आर क्या है? 10.5। तो स्क्वायर है तो 2 बार 10.5 लिख देते हैं और एच क्या है? 20। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा आपका 10.5 की जगह 105/10 इंटू 105/10 इंटू 20। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये आ जाएगा 11। तो हमारी वैल्यू क्या आई? वॉल्यूम आया 11 इंटू 3 इंटू 105 इंटू 2। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है? हमारी वैल्यू आ रही है 6930 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये रिकरिंग डेसिमल है जिसको हम आवर्ती अंक भी बोलते हैं। इसका मैंने वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपको देखना है और समझना है तो आप वहां जाके समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ है। देखिए 0.58 और 8 पे क्या है? बार। तो कभी भी अगर आवर्ती अंक दे रखा हो तो इसमें क्या होता है कि जिस पे बार है, ठीक है, जैसे 58 माइनस बार किस पे नहीं है? 5 पे नहीं है, अपॉन कितने पे बार था? 1 पे बार था तो 9, और किस पे बार नहीं था? 1 पे बार नहीं था तो 90। ठीक है, डिवाइड बाय दोनों पे बार है तो यहाँ 53 अपॉन दोनों पे बार है तो 99। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई बाय 5/33 प्लस 10/21 डिवाइड बाय 14 इंटू 1, 14, 14 प्लस 1 15/14 ऑफ 5/3 माइनस 5/3 इंटू 1/10। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 53/90। जब भी डिवीजन का साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आता है तो जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। जैसे 53/99 की जगह 99/53 रेसिप्रोकल आ जाता है। मल्टीप्लाई बाय 5/33 प्लस 10/21 डिवीजन
सबसे पहले क्या है, ऑफ हटेगा। तो देखिए 15/14 ऑफ 5/3, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ जाएगा 5 5 जा 25/14, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1/10। 53 से 53 कैंसिल हो गया, यहाँ आया 11, यहाँ आया 10, 11 से ये कट गया 3, तो ये क्या, और ये 5 से ये कट गया 2, तो ये क्या आ गया 1/2 इंटू 3 6 होता है, प्लस 10/21, डिवीजन हटेगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये जो वैल्यू है ये उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा 14/25, माइनस 5 से ये कटा 2, तो ये भी आ गया 1/6, माइनस प्लस ये कट गया, तो यहाँ आएगा 2, ये आएगा 3, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 20/20, ये क्या आ गया 3 5 15, ये 75, ये आ गया 4 और ये आ गया 15। तो आंसर क्या है, आंसर है हमारा 4/15, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर द फर्स्ट 3 years is 8% per annum, for the next 4 years it is 10% per annum, and for the period beyond 7 years it is 16% per annum. If a person gets rupees 11,340 as simple interest after 10 years, how much money did he invest? तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कितना 11,340। टाइम पीरियड क्या है, टोटल टाइम पीरियड है 10 years का, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से फर्स्ट 3 years T1 जो है 3 years का है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा था, 8% का दे रखा था। फॉर द नेक्स्ट 4 years, तो T2 क्या हो गया 4 years, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा था 10% पर एनम। अब बचे हुए 3 साल, ठीक है, बियॉन्ड 7 year, तो टोटल 10 years थे, तो 7 तो ये हो गए, तो T3 कितना हो गया 3 years, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट था 16% पर एनम का, ठीक है। टोटल कितना पैसा मिला 11,340। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ अलग अलग टाइम पीरियड दे रखा है, तो इसको लिख लीजिए R1 T1 प्लस P इंटू R2 T2 अपॉन 100 प्लस P R3 T3 अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है 11,340 इज इक्वल टू P, पहले क्या था ये दे रखा था 8/3, ठीक है, तो 8/3 अपॉन 100, फिर P दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट का 10 और टाइम 4 years का अपॉन 100 प्लस P, तीसरा क्या दे रखा है 16 इंटू 3 अपॉन 100, तो 3 8 जा 24P होता है, 4 इंटू 10 40P होता है, और 3 इंटू 16 48P होता है, बराबर 11,340 इंटू इस 100 को कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। 40 प्लस 48 आपका 88 होता है, और 88 प्लस 24 ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 112P इज इक्वल टू 11,340 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी 11340 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 112। तो सॉल्व करने पे P की वैल्यू क्या आ रही है, P की वैल्यू आ रही है 10125 रुपीज। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। A loan is to be returned in 2 equal annual installments. If the rate of interest is 10% per annum compounded yearly and each installment is rupees 3,872, then the total interest charged in this installment scheme is। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक लोन है जिसको 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली है, और ईच इंस्टॉलमेंट की जो कॉस्ट है वो कितनी है 3,872 रुपीज़। तो हमें बताना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना देना होगा इस इंस्टॉलमेंट स्कीम में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस केस में जब भी
इंस्टॉलमेंट्स की बात आती है तो आपको पता है अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा अमाउंट अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। यहां पर इस केस में कितने एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करने हैं। तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है हमारा P इज इक्वल टू ए 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 1 प्लस ए 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अमाउंट कितना दे रखा है, इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी है 3872 की अपॉन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है, तो ये 10% आ जाएगा टू दी पावर 1 प्लस 3872 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3872 अपॉन 100 प्लस 10, 110 होता है तो इसको मैं 11/10 लिख सकता हूँ, प्लस 3872 अपॉन, तो ये भी क्या हो जाएगा 11/10 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3872 इंटू 10 अपॉन 11 प्लस 3872 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इनको सॉल्व करने पर आएगा 6720 रुपीज। ये क्या है, प्रिंसिपल है। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में 3872 करना है, तो 2 इंस्टॉलमेंट में कितना करना है 3872 रुपीज, तो ये हो जाएगा 7744। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपका मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 7744 रुपये और मूलधन कितना है 6720 रुपये। तो ब्याज कितनी आ जाएगी, ब्याज आ जाएगी ₹1024। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। रोशन बॉट 36 kg sugar for ₹1620. He sold it at a profit equal to the selling price of 6 kg of it. His selling price per kg is। तो देखिए फ्रेंड्स, रोहन कितने किलो शुगर लाया, 36 kg शुगर लाया, कितने रुपए में 1620 रुपये में। तो यहाँ आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्योंकि खरीद के लेकर आया तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 kg शुगर इज 1620। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg शुगर कितना हो जाएगा, तो 1 kg शुगर हो जाएगी 1620 अपॉन 36, तो ये हो जाएगी 45 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, लेट मान लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज इक्वल टू एक्स। 1 kg शुगर की सेलिंग प्राइस क्या है, एक्स है। अब वो ये बोल रहा है कि जब वो 36 kg शुगर को बेचेगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, उसको प्रॉफिट जो होगा वो कितने के बराबर होगा, वो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 kg शुगर के बराबर होगा। तो आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना होगा 6 किलो शुगर के बराबर। तो 6 किलो कितने का होगा, 1 किलो अगर x रुपीज़ का बेच रहा है तो 6 किलो कितने का बेचेगा 6x का। सेलिंग प्राइस ऑफ 36 kg शुगर कितना होगा 36x माइनस कॉस्ट प्राइस क्या था 36 kg शुगर का 1620। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या आ गया 1620 इज इक्वल टू 6x अगर इधर आएगा तो 36 माइनस 6 होता है 30x, 0 से 0 गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 54 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस पर केजी पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या है 54 रुपीज़। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। In a division sum, the divisor is 14 times the quotient and 7 times the remainder. If the remainder is 34, then the dividend is। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कभी हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए मुझे 11 का डिवाइड 5 से करना है, तो 5 2 जा 10 होता है, बचा मेरा 1। तो यहाँ पे जो 5 है वो है मेरा डिवीज़र, जो 2 है वो है क्वोशिएंट, 11 है डिविडेंड और 1 है रिमाइंडर। ठीक है,
तो आपको पता है 11 क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1। इसका मतलब जो डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया रिमाइंडर। तो अब हमें क्या दे रखा है, डिवीजर जो दे रखा है वो 14 टाइम्स क्वोशिएंट है। डिवीजर क्या दे रखा है, डिवीजर 14 टाइम्स क्वोशिएंट है, और डिवीजर जो है वो 7 टाइम्स रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना दे रखा है 34 दे रखा है, तो 7 इंटू 34 करेंगे तो हमारा डिवीजर कितना आ जाएगा, डिवीजर आ जाएगा 238। तो ये क्या है, ये है मेरा डिवीजर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 से, तो क्वोशिएंट आ जाएगा 238 डिवाइड बाय 14। तो 238 डिवाइड बाय 14 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 17। तो डिविडेंड क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा डिवीजर कितना है 238 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट कितना है 17 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर दे रखा है 34 और इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आती है 4080। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। लेट x बी द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6, 7 एंड 9 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 1। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x। तो एक हमारा x जो है वो 4 डिजिट नंबर है ग्रेटेस्ट, जिसको जब हम डिवाइड करेंगे 4, 5, 6, 7 एंड 9 से तो हमें रिमाइंडर हर केस में क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो हमें बताना है कि जो x है उसकी डिजिट्स का अगर मैं सम करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं किसका 4, 5, 6, 7 और 9 का। एलसीएम से हम ये पता करेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि कॉमन मल्टीपल हो इन सारी वैल्यूज का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एलसीएम लेते हैं। ये 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1, 5, 3, 7, 9। 3 से करेंगे तो 1, 5, 1, 7, 3। फिर 3 से करेंगे तो 1, 5, 1, 7, 1। 5 से करेंगे तो 1, 5, ये 1 आ जाएगा, 1, 1, 7, 1, और ये करेंगे 7 से तो ये आ जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 2 जा 4 होता है, 4 3 जा 12 होता है, 12 3 जा 36 होता है, 36 इंटू 5, तो 36 इंटू 5 क्या होता है 5 से 30, 180 होता है, 180 इंटू 7 कितना हो गया 1260। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 1260। अब 1260 क्या है हमारा, ये हमारा एलसीएम आ गया 1260। ठीक है, अब मैं 1260 की ग्रेटेस्ट 4 डिजिट देखूं तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 8 से, ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 0 जा 0, 6 8 जा 48 होता है, 4 के 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 4 20, ये हो गया 10,800। इसका मतलब मुझे क्या करना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट के लिए अगर मैं 1260 मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा तो 7 0 जा 0, 6 7 जा 42 होता है, 2 7 जा 14, 18 हो गया, 7 जैसा 8। तो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई मेरी 8820। तो 8820 मेरी ऐसा कॉमन मल्टीपल है और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट है जो कि 4, 5, 6, 7 और 9 से सबसे डिवाइड होता है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, पर हमें रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर इन ईच केसेस 1। तो यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूंगा तो ये रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो ये कितनी वैल्यू हो गई 8821। तो ये क्या है, ये है हमारी x की वैल्यू। अब पूछा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, तो 8 + 8 + 2 + 1, तो 8 8 जा 16, 16 + 2 आपका 18 होता है, 18 + 1 19। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 19। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। The income of A is 60% more than the income of B and the income of C is 45% less than the total income of A and B. By what percentage is C's income less than that of A's? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें A और B दे रखा है।
ए की इनकम 60% जाता है बी की इनकम से, तो मान लेते हैं बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम 160 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सी की इनकम 45% लेस है किसके कंपैरिजन में, लेस देन टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। तो 45% लेस है, इसका मतलब कितनी हो गई, ये 55% हो गई। ठीक है, 55% ऑफ ए एंड बी, तो 55% ऑफ ए की है 160, बी की है 100, तो ये हो गया 55/100 मल्टीप्लाई बाय 260। जीरो से जीरो कट गया, यहाँ आ गया 11, यहाँ आ गया 2, ये आ गया 13। ठीक है फ्रेंड्स, और 11 इंटू 13 होता है 143। ये है सी की इनकम। ठीक है, तो हमें बताना है कि बाय व्हाट परसेंटेज इज सीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। तो सी की इनकम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस सी अपॉन ए। सी की इनकम ए की इनकम से कंपेयर करते हो, जिससे कंपेयर करते हैं वही डिनोमिनेटर में आता है, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ए की इनकम कितनी है 160 माइनस 143 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाय 100%। यह आ जाएगा 13 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाय 100%। जीरो से जीरो गया, यह आया 5, यहाँ आया 8, और सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आ रही है, ये आ गया आपका 65% अपॉन 8। सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 10.625%। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। A sum of rupees 16,380 is divided among A, B, C and D such that the ratio of the shares of A and B is 1:3, that of B and C is 2:5 and that of C and D is 2:3. The share of C is, तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, A, B और C, A, B, C और D, इनमें आपस में कितने रुपीस शेयर किए गए, रुपीस 16,380, और इनके बीच का रेशियो भी दे रखा है कि किन इनके बीच में क्या शेयर्स थे और उनका क्या रेशियो होगा। जैसे ए और बी का जो रेशियो है वो है 1:3, बी और सी का रेशियो है 2:5, सी और डी का रेशियो है 2:3। ठीक है फ्रेंड्स, हमें बताना है सी का शेयर क्या होगा। तो देखिए, जब भी जो भी हमें पूछा गया है तो हमें बाकी टर्म्स को उसके वैल्यू में लेकर आना होगा। जैसे देखिए, यहाँ से क्या आ सकता है, यहाँ से आ जाएगा कि b इज इक्वल टू 2c/5, यहाँ से क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 3c/2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा कि a इज इक्वल टू b/3, और b किसके बराबर है, b तो 2c/5, तो ये क्या आ गया 2c/5 1/3। तो a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा आपका 2c/15। तो a c के टर्म्स में आ गया, b c के टर्म्स में आ गया, d भी c के टर्म्स में आ गया। तो इक्वेशन 1 पे आते हैं। a की जगह में 2c/15 लिख सकता हूँ, b की जगह में 2c/5 लिख सकता हूँ, c की वैल्यू एज इट इज, d की जगह 3c/2 इज इक्वल टू 16,380। ठीक है, तो यहाँ क्या कॉमन लेना है, यहाँ 30 कॉमन ले लेना है, यह आ जाएगा आपका 4c, 5 6 जा 6 2 जा 12c, यह आ जाएगा 30c, और यह आ जाएगा 15 इंटू 3 45c इज इक्वल टू 16,380। तो देखिए फ्रेंड्स, 45 प्लस 30 ये होता है आपका 75, 75 प्लस 12 आपका 87, 87 प्लस 4 तो ये होता है 91c इज इक्वल टू 16,380 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करने पे c इज इक्वल टू 16,380 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 91। इसको सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी होगी, तो देखिए 91 अगर मैं 7 से करूं तो ये तो 13 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2340। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 5400,
ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी स्टार्टेड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। आफ्टर मीटिंग एट पॉइंट एम ऑन द वे, ए एंड बी टुक 3.2 hours and 7.2 hours to reach y and x respectively. The time in hours taken by them to reach point M was। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दो प्लेस दे रखी हैं जो कि हैं x एंड y। ये है आपकी y, ये है आपकी x। ठीक है फ्रेंड्स, a जो है वो x पोजीशन से स्टार्ट करता है, y की तरफ जाता है, और जो b जो है वो y से स्टार्ट करता है और x की तरफ जाता है। बीच में एक पॉइंट है m। इस पॉइंट से a को कितना टाइम लगता है y तक पहुंचने को? a को लगता है 3.2 आवर्स और b को लगते हैं 7.2 आवर्स। 7.2 आवर्स कहाँ से? इस पॉइंट से। ठीक है, इस लाइन से 3.2 आवर्स a को लगते हैं y पहुंचने में और b को लगते हैं 7.2 आवर्स x तक पहुंचने में। तो हमें बताना है कि द टाइम टेकन बाय देम टू रीच पॉइंट m वाज, कि उन्हें m तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, m तक पहुंचने में उनको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जब भी कभी किसी पॉइंट से हमें आवर्स दे रखा होता है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है SA अपॉन SB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ TB अपॉन TA। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या है, TB कितना दे रखा है, इस पॉइंट से पहुँचने के, इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद B को कितना टाइम लग रहा है? 7.2 आवर्स। तो ये हो गया 7.2, और M से A को कितना लग रहा है? A को लग रहा है 3.2 आवर्स। तो SA अपॉन SB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 72 अपॉन 32, और इसको कट करने पे ये हो जाएगा आपका 18/8। 4 से कट करने पे ये आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा आपका 4, और 9/4 अंडर रूट 9/4 क्या होता है? 3/2। तो मान लेते हैं ऐसे जो है उसको 3x लग रहा है, और SB जो है, B की जो स्पीड है वो 2x है। ठीक है, A की स्पीड कितना मान लिया हमने? 3x मान लिया। B की स्पीड कितनी मान ली? 2x मान ली। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जो ये 3:2 है उसको x फॉर्म में लिख लिया। टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्टेंस की बात करूं तो देखिए, अगर मैं इतने डिस्टेंस की बात करूं, इतने, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या दे रखी है? B की 2x दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 7.2 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और डिस्टेंस हम अगर इन दोनों का निकालें, डिस्टेंस A से M का प्लस M से Y का, ये पूरा डिस्टेंस हो गया XY का। ठीक है फ्रेंड्स, अपॉन स्पीड। ठीक है, तो A से अगर मैं M की बात करूं, या मैं X से M की बात करूं, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड ऑफ B इंटू टाइम ऑफ B, और My क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस A, यहाँ से A को कितना टाइम लगा Y तक पहुँचने में? तो स्पीड ऑफ A इंटू टाइम ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ A प्लस स्पीड ऑफ B। यहाँ प्लस क्यों है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में ट्रेवल कर रहे हैं। तो टाइम क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा आपका स्पीड ऑफ B। B की स्पीड क्या है? 2x है। अगर मैं x से m की बात करूँ, x से m, ठीक है, तो स्पीड क्या था? 2x, क्योंकि यहाँ बाई B ट्रेवल कर रहा था, और टाइम कितना लगा? 7.2 आवर्स, प्लस स्पीड ऑफ A। स्पीड ऑफ A क्या है? 3x है, और m से y, A की क्या स्पीड थी? स्पीड थी 3x, और टाइम लगा 3.2 आवर्स। तो ये हो गया 3.2 अपॉन 2x प्लस 3x। ये सॉल्व करने पे क्या आ जाता है? इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 4.8 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है? 4.8 आवर्स वो टाइम है जो कि M तक पहुंचने में लिया किसने? A और B ने।
तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 148 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 70 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो 7:3। द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो देखिए फ्रेंड्स, एक हमें रोम्बस दे रखा है, आपको पता है रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये ए हो गया, ये ए मान लीजिए, ठीक है। तो जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। वो किसके बराबर है, 148 सेंटीमीटर के बराबर है। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 37 सेंटीमीटर। तो a किसके बराबर हो गया, 37 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 70 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये वाली जो हमारी डायगोनल है ये कितनी है, 70 सेंटीमीटर है। तो जब ये पूरी 70 होगी तो ये 35 होगी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं एक्स वाई और जेड ट्रायंगल बना रहा है। ये है आपका एक्स वाई जेड ट्रायंगल। 35 ये दे रखा है, 37 ये दे रखा है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है, 37 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 35 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना दे रखा है, ये है हमारा 12 और ये 12, तो टोटल कितना हो गया, 24 हो गया। इसका एरिया किसके बराबर है, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, जिसकी साइड्स जो हैं ये है आपका ए और ये है बी। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। तो यहां से निकल जाएगा कि b क्या है, b है 3a/7। अब इन दोनों का एरिया क्या है, बराबर है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, a इंटू बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाफ, डायगोनल 1 कितना है 70, डायगोनल 2 कितना है 24, इज इक्वल टू जो a है वो तो ठीक है, b क्या है, b है 3a/7 और हमें a की ही वैल्यू, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लॉन्गर साइड a है, तो हमें a की ही वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 70 इंटू 24 इंटू 7/3, ठीक है फ्रेंड्स। ये आ गया 8, ये आ गया 35 और ये कितना आ गया, 5 7 35 होता है, 3 7 21 22 20 24, ये आ गया 245 ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इस केस में आपको जब अंडर रूट निकालना होगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 245, तो बिना कैलकुलेटर के निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि निकालते कैसे हैं। 245 का आप एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो ये 5 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 549, ठीक है। 7 से करिए तो 7, 7 से करिए तो 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 7√5। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, 8 अभी हमारा रह गया, हमने 245 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 ये हमारा रह गया। 8 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो देखिए पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 4 2 2 2 1, 2 पेयर बन रहे हैं, 1 पेयर बच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7√5 इंटू 2√2। तो 7 इंटू 2 14 होता है और √5 इंटू √2 ये होता है √10। तो आंसर आ जाएगा 14√10, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। The average of 14 numbers is 73.5. If two numbers 60 and 63 are replaced by 58 and 70 and one more number x is included, then the average of the numbers now increase by 1.5. What is the value of x? तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ क्या दे रखा है, हमें 14 नंबर्स का एवरेज दे रखा है 73.5। उन 14 नंबर्स में से हमें दो नंबर 60 और 63 भी बता रखे हैं।
अगर इन नंबर को 58 और 70 से रिप्लेस किया जाए और एक और नंबर जो कि x है उसको अगर इंक्लूड किया जाए तो जो हमारा एवरेज है वो इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 1.5 से। तो हमें वैल्यू ऑफ x बतानी है। तो मान लेते हैं 14 नंबर्स में से 12 नंबर्स प्लस 60 एंड 63 का एवरेज क्या है, 73.5। तो लिख लेते हैं सम ऑफ 12 नंबर्स प्लस 60 प्लस 63, और ये टोटल कितने हैं, 40 नंबर्स हैं। इनका एवरेज क्या है, 73.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो सम ऑफ 12 नंबर्स इज इक्वल टू 14 इंटू 73.5 माइनस 63 प्लस 60, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 123। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1029 माइनस 123। इक्वेशन हम दे देते हैं इसको 1। अब 60 और 63 किससे रिप्लेस्ड है, 58 और 70 से, और एक और नंबर x को इंक्लूड किया गया है। तो क्या हो गया, सम ऑफ 12 नंबर्स प्लस 58 प्लस 70 प्लस x। तो यहां कितने नंबर हो गए, 12, 13, 14 और 15 अपॉन 15। और अब x को इंक्लूड करने के बाद कितना एवरेज इंक्रीज हो गया है, 1.5। तो 73.5 प्लस 1.5 कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 से हमें सम ऑफ 12 नंबर्स की वैल्यू पता है, क्या है, 1029 माइनस 123। तो लिख लेते हैं 1029 माइनस 123 प्लस 58 प्लस 70 128 हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 75, जो कि कितना हो जाता है, 1125। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू ले लेते हैं 1125 माइनस 1029 प्लस माइनस का साइन इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 123, ये हो जाएगा माइनस 128। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 91। x की वैल्यू कितनी है, 91। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। A certain number of students from school A appeared in an examination and 65% of them passed. 100% more students than those in school A appeared in the same examination from school B. If 75% of the total students that appeared from school A and B passed, then what is the percentage of students who failed from school B? तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक स्कूल है A जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड होते हैं, जिसमें से कितने पास होते हैं, 65% पास होते हैं। एक स्कूल बी है जिसमें स्कूल ए से 100% ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और 75% जो टोटल स्टूडेंट्स हैं ए और बी के वो पास होते हैं। तो हमें बताना है कि स्कूल बी से कितने बच्चे फेल हुए होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एन ए डिनोमिनेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए, और पीबी का मतलब है, पीए का मतलब है पास्ट स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ए। उसी तरीके से एनबी हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल बी, और पीबी हो गया पास्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्कूल बी में स्कूल ए से 100% ज़्यादा स्टूडेंट है। तो एन बी जो है वो कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इज इक्वल टू ट्वाइस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ स्कूल ए में कितने परसेंट बच्चे पास हैं, 65% बच्चे पास है। तो स्कूल ए में पास कितना है, 65% ऑफ एन ए। तो यही क्या हो गया, एन ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन 65 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हमें क्या दे रखा है, टोटल स्टूडेंट कितने पास हैं, टोटल स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम स्कूल ए एंड बी
ठीक है, तो ये कितने हैं, ये हैं आपके 75% ऑफ NA प्लस NB। भाई 75% ऑफ द टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, स्कूल ए में NA प्लस स्कूल बी में NB। अब NB की जगह मैं ट्वाइस NA लिख सकता हूं, तो ये हो गया 75/100 NA प्लस ट्वाइस NA, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 75/100 इंटू 3 NA। और NA की जगह मैं PA/65 इंटू 100 लिख सकता हूं, तो ये हो गया 75/100 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई NA की जगह क्या लिखना है, PA/65 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कट गया, ये आया 13, ये आया 15। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 45 PA/13। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास फ्रॉम स्कूल A एंड B। तो हमने क्या रिलेशन निकाला, 45 PA/13, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम A एंड B है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था, ये था आपका NA प्लस NB। ये किसके बराबर है, ये है आपका 45 PA/13 के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो है टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम, अच्छा पास्ट का दे रखा है, तो पास्ट में क्या आ जाएगा, PA/प्लस PB। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से PB आ जाएगा आपका 45 PA/13 माइनस PA। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 माइनस 13, यहां आ जाएगा आपका 32 PA/13। ये क्या है, ये है पास्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल B का रिलेशन किसके साथ, स्कूल A के साथ। तो आपको पता है PA क्या है, PA आपका 65 NA/100, तो यहां लिख देते हैं PB इज इक्वल टू 32/13 मल्टीप्लाई बाय 65/100 इंटू NA। और NA क्या है, NA है NB/2, तो ये क्या है 32/13 मल्टीप्लाई बाय 65/100 इंटू NB/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, तो ये क्या आ गया 4/5 NB। और 4/5 NB का मतलब है PB इज इक्वल टू 80% ऑफ NB। इसका मतलब है स्कूल B से पास्ट स्टूडेंट कितना है, 80% है टोटल स्टूडेंट B का। तो टोटल फील्ड कितना हो गया, टोटल फील्ड जब अगर 80% पास है तो टोटल फील्ड कितना होगा, 20%। 20% मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। A and B can do a piece of work in 10 days and 15 days respectively. They work together for 4 days. The remaining work is completed by C alone in 12 days. C alone will complete 4/9 part of the original work in। तो देखिए फ्रेंड्स, A एक कार्य को अगर 10 डेज में करता है तो वो प्रतिदिन कितना कार्य कर रहा है, प्रतिदिन 1/10 वर्क कर रहा है। B अगर उसी कार्य को 15 डेज में करता है तो B पर डे कितना वर्क कर रहा है, B पर डे कर रहा है 1/15 वर्क। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। तो हम प्रतिदिन देख लेते हैं, A 1/10 करता है, B 1/15 करता है, और ये कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 डेज काम कर रहे हैं। रिमेनिंग वर्क किसने कंप्लीट किया, C ने कितने डेज में, 12 डेज में। तो रिमेनिंग वर्क C ने 12 डेज में किया है और ये हमारा वर्क हो जाता है कंप्लीट। LCM ले लीजिए, ये आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 3 + 2, ये आ जाएगा 4 + 12C इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12C इज इक्वल टू 1 माइनस, ये आ जाएगा 3 + 2 5, 5 × 4 20, ये आ जाएगा 2/3, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। तो C कितना आ गया, C आ गया 1/3 × 12, तो ये आ गया 1/36। तो C अगर एक दिन में 1/36 वर्क करता है तो C कंप्लीट कितने दिन में कर देगा, 36 डेज में। ठीक है फ्रेंड, C अगर किसी कार्य को पर दिन 1/36 करता है तो C कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, 36 डेज में। तो अगर 36 डेज में कोई काम 100% हो जाता है, 1 हो जाता है, तो कितने दिन में उसी कार्य का 4/9 पार्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, इसको x इज इक्वल टू 36 × 4/9, यह आ जाएगा 4 × 4 होता है 16 डेज।
तो 16 डेज में 4/9 पार्ट उस वर्क का कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। For more videos, like, share, subscribe our channel. Thank you.